आर्टिकल 15 या आर्टिकल 14 से 18 की बात अगर हम करें, राइट टू इक्वालिटी है, वो कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति को बराबरी मिलेगी, ठीक है। उसी संविधान में डीपीएसपीज में आर्टिकल 46 है जो कहता है कि एससी एसटी और जो बाकी पिछड़े वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य हर प्रयास करेगा। आजादी के पहले से मद्रास राज्य में एक आरक्षण की व्यवस्था लागू थी कास्ट के बेस पे। संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते ही एक व्यक्ति ने जिसका नाम था चंपकम दोराई राजन, आपने केस का नाम पढ़ा होगा अभी, है ना। चंपकम दोराई राजन ने केस किया जो सुप्रीम कोर्ट तक आया और उसने कहा भाई आर्टिकल 15 कहता है कि बराबरी है, तो मुझे आरक्षण मतलब आरक्षण की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा कॉलेज में, खत्म करो इसको। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान ध्यान से पढ़ा। मूल अधिकारों की शुरुआत आर्टिकल 12 से होती है और 13 में एक बात लिखी हुई है। 13 में क्या, पर 13 में तो है ही, 32 से भी इसको लिंक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों में जो भी बात लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके कोई भी नागरिक या व्यक्ति उसको इन्फोर्स करवा सकता है। पर जहां डीपीएसपी शुरू होते हैं आर्टिकल 36 से, 37 में लिखा हुआ है कि ये जो हैं ये भी अधिकार हैं, इनफोर्सिएबल नहीं है, बट दे आर फंडामेंटल इन द स्टेट पॉलिसी। सो दे आर नॉट इनफोर्सिएबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे आर फंडामेंटल। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो साफ साफ लिखे कि डीपीएसपी इनफोर्सिएबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सिएबल हैं। तो आर्टिकल 15 shall dominate Article 46 and hence the policy that gives reservation is null and void। तो चंपकम दोराई राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य के आरक्षण की उस नीति को खत्म कर दिया जो 1920s के आसपास से चल रही थी, 21 के सेंसस के बेस पे आई थी। अब ये नेहरू जी उसमें पीएम थे, वो समाजवाद को मानते थे, उनके दिमाग में था कि डीपीएसपी को एक्टिव करना है, बराबरी लेके आनी है, बराबरी लाने के लिए आरक्षण जरूरी है, उनका ये स्पष्ट मानना था। तो उनको इस मजबूरी में संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा 1951 में, जिसमें 9th शेड्यूल आई। साथ में आर्टिकल 15 में भी एक क्लॉज जोड़ी गई उसमें, और बहुत सारी चीजें हुई थी, 15 में भी एक क्लॉज जोड़ी गई थी। और 15 में लिखा गया कि इस आर्टिकल की कोई भी बात एससी एसटी या अन्य वर्गों को आरक्षण देने के विरोध में नहीं मानी जाएगी। और आर्टिकल जो शेड्यूल 9th आई, 9वीं अनुसूची आई, उसमें आरक्षण से जुड़े कानूनों को शामिल कर दिया गया और कहा गया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किया भी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया मिनर्वा मिल्स के मामले में कि हम रिव्यू कर सकते हैं, पर किया नहीं है अब तक एक भी फैसला ऐसा नहीं है कि 9th शेड्यूल में कोई चीज़ हो और रिव्यू करके खारिज कर दिया हो। तो रेस्पेक्ट बना रखी है। ये झगड़े बढ़ते गए क्योंकि मूल अधिकार कुछ कह रहे हैं, अब मूल अधिकार कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, मतलब अब तो नहीं है, उस समय था। और डीपीएसपी कह रहे हैं कि संपत्ति का सेंट्रलाइजेशन समाज में न हो, यह ध्यान रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी एंड द एफर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी साथ साथ कैसे चलेगा? कई कॉन्ट्राडिक्शंस है, है ना। इधर रिलीजियस फ्रीडम की बात है, उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है आर्टिकल 44 में, बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जब कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत बढ़े, संपत्ति के अधिकार पे ज्यादा बढ़े थे कॉन्ट्राडिक्शंस, तब सुप्रीम कोर्ट ने अंत में मिनर्वा मिल्स का मामला आपने सुना होगा, 1980 का मामला है, बड़ा फेमस मामला है, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। और उसने कहा कि देखिए जब जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, हम दोनों को मिला के देखेंगे, केवल एक को देखें, क्योंकि डीपीएसपी भी फंडामेंटल है लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स ज्यादा सपोर्ट करते हैं फ्रीडम को, डीपीएसपीज और नेगेटिव इक्वालिटी को भी करते हैं फंडामेंटल राइट्स। नेगेटिव इक्वालिटी का मतलब बराबरी है, आरक्षण जैसी बात को थोड़ा खारिज कर सकते हैं। अब तो 16 में 16(4), 4A, 4B, फिर 16(5) ये सब जुड़ गए तो बात अलग हो गई है। डीपीएसपी कोशिश करते थे इक्वालिटी को रियल सेंस में लाने की या पॉजिटिव इक्वालिटी को लाने की। अब हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन है, तो हमारे जो स्टेट की पॉलिसी है वो यही है, आज़ादी इतनी ना बढ़े, क्योंकि देखिए कुछ लोग जब आज़ाद होंगे ना, बाकी सब गुलाम बन जाएंगे। अगर सबको बराबर, जैसे यहाँ पर जितने लोग हैं सबको कहेंगे आज़ादी है, तो जो 2-3 पहलवान हैं सबको इतना मारेंगे उसके बाद कि जो कमज़ोर हैं बेचारे वो पिट जाएंगे। तो जब हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड आज़ादी है या स्वच्छंदता है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, तो वो 2-4 की होती है, बाकी सबकी तो जेल हो जाती है।
तो आज़ादी इतनी नहीं होनी चाहिए कि कोई लिमिट ना रहे। आज़ादी कम करेंगे तो समानता थोड़ी सी बढ़ती है, समानता इतनी ना हो कि क्रिएटिव फ्रीडम ही खत्म हो जाए। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कोशिश करता है कि इनको बैलेंस करे, जैसे आरक्षण देना है लेकिन एक लिमिट लगा दी कि इसके ऊपर नहीं जाएंगे, 50% या अब 60% चल रहा है। तो ये जो कोशिशें होती हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की हैं और इनसे समानता स्वतंत्रता का बैलेंस बन के न्याय पैदा होता है। तो जस्टिस इज द रिजल्टेंट of the balance between equality and liberty.